स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं। इनमें से हम 3 कार्बनिक यौगिकों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जिनमें सबसे पहला कार्बनिक यौगिक देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे CNG और तीसरा देखेंगे LPG। तो इन कार्बनिक यौगिकों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिनमें पहला हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि ओजोन परत में ये छिद्र कर देती है। ऑक्सीजन, ओजोन में जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं ये उनको तोड़कर O2+ O में बदल देती है। ओजोन गैस ही पराबैंगनी किरणों को रोक पाती है, ऑक्सीजन गैस पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक पाती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। अब हम इसके लिए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। जब कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। इसके लिए समीकरण देखें कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, कार्बन 4 को बोला जाता है टेट्रा और Cl हो गया क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी को दर्शाया जाता है Sb से, एंटीमनी Sb, पेंटाक्लोराइड यानी यहाँ क्लोराइड के 5 परमाणु हैं SbCl5। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है तो फ्रियोन 11 बनती है CFCl3 और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl। ये है फ्रियोन 11। तो इस प्रकार से फ्रियोन का निर्माण होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पे फ्रियोन बनती है और उसके साथ साथ HCl गैस बनती है। SbCl5 यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात ये इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अब अगली बात आती है फ्रियोन का नामकरण कैसे किया जाता है, या जब हमें नाम दे रखा हो और हमें उसका सूत्र बनवाया जाए तो हम वो कैसे बनाएं। तो आगे अपन बात करते हैं फ्रियोन का नामकरण कैसे करेंगे। तो फ्रियोन का जो नामकरण है वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें लिखना होता है फ्रियोन, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं अक्ष, Y और Z। ये 3 लेंगे, फ्रियोन, अक्ष, Y, Z। नाम लिखते समय सूत्र से जब नाम लिखेंगे, अक्ष तो होता है यहाँ कार्बन की संख्या, उस कार्बन की संख्या में से 1 कम करना है, 1 हटा देना है। Y यहाँ है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या में 1 बढ़ाना है, हाइड्रोजन की संख्या में 1 बढ़ा देंगे, ये है Y के स्थान पे। और Z होता है फ्लोरीन की संख्या F, ये जितने हैं उतने ही लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रियोन का नामकरण करेंगे। नामकरण का सूत्र हो जाएगा फ्रियोन अक्ष YZ, जहां अक्ष कार्बन की संख्या है उसमें से 1 कम करना होता है, Y हाइड्रोजन की संख्या है उसमें 1 बढ़ाना है, और Z फ्लोरीन की संख्या है वो जितनी है उतनी ही लिखनी है। जैसे इसका नाम देखें CFCl3 का नाम क्या है, इसी को उदाहरण से देखें CFCl3, हमने यहाँ इसका नाम फ्रियोन 11 लिखा है। अब ये कैसे आया, तो इस सूत्र से चलें। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा फ्रियोन, फ्रियोन हाइफन चिन्ह, फिर अक्ष के स्थान पर कार्बन की संख्या में से 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ इस सूत्र में 1 कार्बन नजर आ रहा है। 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कार्बन की संख्या 0 हो जाएगी, 0 को लिखेंगे नहीं। फिर Y के स्थान पर लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या में 1 बढ़ा के। इस सूत्र में कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसमें 1 बढ़ाना है। 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,
और तीसरे नंबर जेड पे लिखते हैं फ्लोरीन की संख्या, जितनी है उतनी ही यहाँ फ्लोरीन का एक परमाणु है, इसलिए हम यहाँ एक लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो गया फ्रियोन 11, CFCl3 का नाम हो गया फ्रियोन 11। एक दूसरे उदाहरण से और देखें, CF2Cl2। आपसे बोला जाए कि इसका नाम लिखिए, तो CF2Cl2 का नाम कैसे लिखेंगे, वही प्रक्रिया। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियोन भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही अन्य नाम फ्रियोन है, फ्रियोन, फिर हाइफन। अब इस सूत्र में आपको एक कार्बन नजर आ रहा है, अक्स के स्थान पर आप कार्बन की संख्या में से एक कम करके लिखोगे, एक में से एक गया तो जीरो गया, तो यहाँ कार्बन कुछ नहीं लिखा जाएगा। वाई के स्थान पे हाइड्रोजन की संख्या में एक बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी जीरो है, जीरो में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक। फ्लोरीन की संख्या जितनी है उतनी ही लिखी जाती है, यहाँ फ्लोरीन के दो परमाणु हैं, यहाँ दो के दो लिख देंगे, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 12। एक और सूत्र देखते हैं, C2F2Cl2, Cl4 लेते हैं, C2F2Cl4, इसका नाम लिखें। वही फॉर्मूला हमें अपनाना है, बस सूत्र को ध्यान में रखना है। फ्रियोन अक्स वाई जेड, अक्स कार्बन की संख्या में एक कम करना है, वाई हाइड्रोजन की संख्या में एक बढ़ाना है, और जेड है फ्लोरीन की संख्या जितनी है उतनी लिखनी है। तो इसका नाम लिखें तो यहाँ हो जाएगा फ्रियोन, फिर हाइफन, कार्बन की संख्या में एक कम करना है, यहाँ कार्बन 2 है, 2 में से एक हटाएंगे सूत्र के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा एक। एफ, हाइड्रोजन यहाँ पे कोई नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ देंगे, ये हो गया एक। एफ जितना है उतना लिखेंगे, तो ये हो गया 2, फ्रियोन 112। इस प्रकार से फ्रियोन का नामकरण किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि फ्रियोन का क्या क्या उपयोग होता है, या हम एक और देखें कि जब हमें नाम दे दें और नाम से ये कहा जाए कि इसका सूत्र बनाइए, तो नाम से सूत्र कैसे बनाते हैं उसकी बात करें। जैसे हमें ये दे रखा है फ्रियोन 113 दे दिया, फ्रियोन 113, और इस फ्रियोन 113 का हमें सूत्र बनाना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो ये तय करना है कि यहाँ किसकी संख्या कितनी है। यहाँ हम अलग से रफ कार्य के रूप में यहाँ करके देख लें कि यहाँ कार्बन की संख्या 1 दे रखी है। जब आपने सूत्र से नाम लिखा था तो आपने कार्बन की संख्या 1 कम की थी, तो यहाँ आपको वापस बढ़ानी पड़ेगी। जब आप सूत्र बनाओगे तब वापस बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ कार्बन तो है 2, हाइड्रोजन 1 हमने बढ़ाया था, वैसे कोई हाइड्रोजन फ्रियोन के सूत्र में नहीं होता। 3 नंबर यानी जेड, जेड के स्थान पे 3 है, जेड होती है फ्लोरीन की संख्या, यहाँ फ्लोरीन की संख्या 3 है। अब इसमें शेष बाकी जो बचता है वहाँ क्लोराइड जोड़ा जाता है, तो इसका नाम लिखें। यहाँ देखो सी तो हो जाएगा 2, एफ हो जाएगा 3, और अब अगली बात आती है कि Cl कितना जोड़ा जाए। तो उसके लिए बहुत ही सीधा सा तरीका है, संरचना सूत्र से देख लीजिए कि कार्बन कार्बन के मध्य तो एक कलबंद कर दो, 2 कार्बन है, दोनों के मध्य एक कलबंद से जोड़ दिया। फिर ये 3 F जुड़े हुए हैं यहाँ, इस प्रकार से 3 F जोड़ दिए। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो यहाँ से 3 तो F जुड़े हुए हैं। बाकी जो खाली जगह बच गई 1 2 3, इस खाली स्थान पे Cl को जोड़ देना है, तो यहाँ Cl कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से नाम से सूत्र बना सकते हैं। तो फ्रियोन 113 का सूत्र हो जाएगा C2F3Cl3। एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे हमें बनाना हो फ्रियोन 11 का सूत्र, फ्रियोन 11 का सूत्र कैसे बनाएं, तो वही प्रक्रिया है। यहाँ पे हमें 2 ही अंक नज़र आ रहे हैं, इधर है ये Z है, फिर ये Y है, और यहाँ अक्स के स्थान पर 0 है। इधर से आपको देखना है जब 3 संख्याएं हो यहाँ नाम में, जब 3 हो तो अक्स Y Z तीनों आ जाएंगे, लेकिन जब यहाँ 2 ही संख्या हो तो जो दाईं तरफ है वो Z है, उससे इधर बाईं तरफ Y है, और अक्स के स्थान पर उसमें 0 होगा। अब यहाँ अक्स 0 है, सूत्र से जब नाम लिखते हैं तो हम कार्बन की संख्या में 1 कम करते हैं,
यहाँ नाम से जब आप सूत्र बनाओगे तो वापस वो बढ़ाना है, तो यहाँ कार्बन 0 नज़र आ रहा है, तो वैसे यहाँ कार्बन 1 है। हाइड्रोजन Y के स्थान पे होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 1 है। जब सूत्र से नाम लिखते हैं हाइड्रोजन हम बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम जब नाम से सूत्र बना रहे हैं तो हाइड्रोजन जो बढ़ाया था उसको कम कर दो, 1 में से 1 कम किया तो 0, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। जेड के स्थान पर होता है फ्लोरीन, F ये 1 है, जितना है उतना लिख देंगे 1। वैसे यहाँ 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते, ये 1 है, बिना यहाँ 1 लिखे भी ये 1 ही नजर आएगा। अब बाकी जो संयोजकता है उसके स्थान पे क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है, C से 1 F जुड़ा हुआ है तो 3 खाली जगह नजर आ रही हैं, 3 खाली जगह पे 3 Cl जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये फ्रीओन 11 का सूत्र हो गया। तो ये था फ्रीओन का निर्माण कैसे होता है, फ्रीओन का नामकरण कैसे किया जाता है। आगे की बात करें फ्रीओन का उपयोग क्या है, फ्रीओन का क्या क्या उपयोग है वो देखते हैं। पहला उपयोग फ्रीओन का उपयोग में पहला लें तो इसका एक उपयोग तो होता है अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में। विलायक का मतलब होता है घोलने वाला और अक्रिय का मतलब है जो किसी से क्रिया नहीं करे, अर्थात ऐसा विलायक बनाया जाता है जो किसी से कोई क्रिया नहीं करता। अक्रिय विलायक बनाने में फ्रीओन का उपयोग या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है एयर कंडीशनर यानी एसी में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एसी और फ्रिज। इसके अलावा शीत संग्राह गृहों में भी होता है, शीत संग्राह गृहों में परशीतक के रूप में, ठंडा करने वाले के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये थे फ्रीओन के दो उपयोग, एक तो अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है, दूसरा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और शीत संग्राह गृहों में परशीतक के रूप में होता है। शीत संग्राह गृह वो होते हैं जहाँ फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उनको कम तापमान पे रखा जाता है। इसके बाद हम दूसरा कार्बनिक यौगिक लेते हैं CNG। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG का पूरा नाम है। CNG है जैसे जो भूगर्भ में पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, जैसे ये पेट्रोलियम का भंडार है, इस पेट्रोलियम के भंडार के ऊपर प्राकृतिक गैस का भंडार होता है। पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो जब खनन कार्य किया जाता है तो प्राकृतिक गैस के भंडार पेट्रोलियम के भंडारों से ऊपर होने के कारण यहाँ से प्राकृतिक गैस सबसे पहले बाहर निकलती है। इस प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है। उच्च ताप पर संपीड़ित करने से संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर जो प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं, जब प्राकृतिक गैस को बाहर निकाला जाता है, उसको उच्च ताप पे संपीड़ित किया जाता है तो वो बनती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक है CNG का मुख्य घटक मेथेन, वह कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह होते हैं। तो मेथेन व अन्य हाइड्रोकार्बन इस CNG के घटक होते हैं। इसके बाद तीसरा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, उसकी बात करें LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी नाम हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये कैसे बनाई जाती है, जब प्राकृतिक गैस बाहर निकाल ली उसके बाद आता है पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस यानी पेट्रोलियम का एक संगठक है पेट्रोलियम गैस, जो गैसीय अवस्था में होती है। इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है।
उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित करने से द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनती है। अब ये जो सीएनजी और एलपीजी है, दोनों का उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में इनका उपयोग होता है, वाहनों में ईंधन के रूप में। इसके अलावा एक और उपयोग देखें तो हम बता सकते हैं रसोई घर में खाना बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये थे दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक। यहाँ हमने 3 कार्बनिक यौगिकों की चर्चा की है। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है, यहाँ प्राकृतिक गैस को तो उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है और जो पेट्रोलियम गैस है इसको उच्च दाब पे संपीड़ित किया जाता है। याद ऐसे रख सकते हो कि जो पेट्रोल है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, तो अगर हम उसका ताप बढ़ा देंगे तो वो जल जाएगा। तो इसलिए पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पे संपीड़ित करते हैं और वो द्रवित पेट्रोलियम गैस बन जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।